लोकसभा के सियासी घमासान में चाहे नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा या अमित शाह या फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का शायद ही ऐसा कोई नेता होगा जिसे 24 के चुनाव में महज 240 सीटों पर सिमट जाने का जरा सा भी आभास हो। चुनावी प्रचार के दौरान इन नेताओं के चेहरे की चमक और कॉन्फिडेंस ने कभी भी इन्हें ये सोचने पर मजबूर नहीं किया, लेकिन 4 जून के नतीजों ने बीजेपी नेताओं के पैरों तले की जमीन खिसका दी। आखिर ये कैसे हुआ? 2014 के चुनाव में बीजेपी ने जातीय समीकरण को भेदकर धर्म आधारित बना दिया। सभी जातियों को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश की, जिसका बड़ा असर ये हुआ कि बीजेपी ने 2014 में अकेले 282 सीटों के साथ 31% वोट पाए। 2019 के चुनाव में भी पैटर्न जारी रहा और बीजेपी को अकेले 303 सीटें मिली, जबकि वोट प्रतिशत 37% रहा। लेकिन 24 के चुनाव में विपक्ष ने एकजुट होकर बीजेपी के हिंदुत्व के मुद्दे पर सीधा हमला बोला और धर्म को छोड़कर आरक्षण, जाति और संविधान के नारे को हवा दे दी। अखिलेश यादव ने पीडीए समीकरण से बीजेपी पर हमला बोला। महाराष्ट्र में विपक्ष ने मराठा आंदोलन और ओबीसी के बीच ग्रामीण संकट का लाभ उठाया। राजस्थान में विपक्ष ने जातीय समीकरण को बीजेपी के खिलाफ हवा दी। 2024 में विपक्ष की एकजुटता और धर्म पर जातीय समीकरण का खेल 1989 की याद दिलाता है, जब पिछड़ी जाति और आरक्षण के नाम पर वीपी सिंह ने खेल खेला था, जिसका असर 2004 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। जैसे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अपने काम के आधार पर कॉन्फिडेंस से लबरेज रही, वैसे ही 2004 में इंडिया शाइनिंग, भारत उदय और फील गुड नारे से बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई रहा। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो बड़े से बड़े राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। अब सवाल यही उठता है कि क्या सभी जातियों को एकजुट होकर मोदी ने जो पैटर्न बदला था, क्या अब वो टूट चुका है? क्या आने वाले चुनावों पर भी जीत के लिए जाति का जोर होगा? आखिर कैसे हार गई बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर किसी ने बनाया है तो वो है आरएसएस। वो आरएसएस जो बीजेपी के लिए धुआंधार प्रचार करता है। लेकिन अगर उसी पार्टी के नेता आरएसएस को कुछ समझे ना तो फिर हारना लाजमी हो जाता है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। क्योंकि चाहे कोई भी चुनाव हो, लेकिन आरएसएस हमेशा बीजेपी के साथ साए की तरह रहा है, और उसी की ताकत है कि बीजेपी 2 सीटों से इतने बड़े नंबर तक पहुंची। बीजेपी की मेहनत और आरएसएस का तालमेल ऐसा रहा कि 10 साल तक लगातार मोदी सरकार का डंका बजता रहा, और तीसरी बार एक बार मोदी तीसरे टर्म में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मजबूरी है गठबंधन। बीजेपी का नारा था 400 पार, लेकिन हकीकत की जमीन पर मिले जनादेश ने मोदी के नाम पर बीजेपी को सिर्फ 240 सीटों से नवाजा, जो कि पूर्ण बहुमत से 32 नंबर पीछे रह गया। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या आरएसएस से दूरी बनी गठबंधन की मजबूरी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बीजेपी की बैकबोन माना जाता है। संघ के कार्यकर्ता हर चुनाव में जी जान से जुटते हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बार के चुनाव में बीजेपी की बैकबोन उसके पीछे खड़ी नहीं रही। संघ चुनाव में भले ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीधे काम नहीं करता है, लेकिन ये तय करने की जिम्मेदारी संघ हमेशा निभाता रहा है। कम से कम बीजेपी के समर्थक और ऐसे वोटर मतदान के दिन वोट देने जरूर पोलिंग बूथ तक पहुंचे जो बीजेपी के कट्टर वोटर हैं। लेकिन इस बार ऐसा हो न सका। गर्मी की वजह से वोटिंग प्रतिशत कम होता गया, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि संघ के स्वयंसेवक हमेशा की तरह एक्टिव नहीं दिखे। चुनाव के दौरान लगातार वोटिंग प्रतिशत निचले स्तर पर रहा। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती 5 चरणों में संघ ने चुनाव पर न तो कोई बैठक की, न ही बीजेपी को उनका कोई संदेश आया।
सूत्रों से खबर ये भी आई कि छठे चरण के पहले चीजें बदली। आरएसएस की एक बैठक हुई, आगे काम करने के लिए बातचीत भी हुई, लेकिन छठे दौर की वोटिंग से पहले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बयान आया। पार्टी उस समय से विकसित हुई है जब उसे आरएसएस की जरूरत थी और अब वो सक्षम है और अपना काम खुद चलाती है। आरएसएस एक वैचारिक मोर्चा है और अपना काम करता है। माना यही जा रहा है कि चुनावों के बीच जेपी नड्डा का आरएसएस को लेकर दिया गया बयान स्वयंसेवकों को रास नहीं आया। सूत्रों की माने तो ये बयान संघ के भीतर चर्चा में रहा और इसका असर ये हुआ कि संघ के स्वयंसेवक फिर एक्टिव नहीं हुए, जबकि बाहरी नेताओं की फौज को बीजेपी में लाने से संघ पहले से ही नाराज था। महाराष्ट्र इसका बड़ा उदाहरण है। फिर हुआ वही जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। बीजेपी को 24 के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ा।